नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम भारत में प्राकृतिक वनस्पति अर्थात भारत में वनों के प्रकार के बारे में विस्तार से परिचर्चा करेंगे। यह टॉपिक बीए पार्ट थर्ड ईयर के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। लेक्चर सीरीज का आज 7वां लेक्चर। मैं बल्लूराम मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट कॉलेज मांगरोल, डिस्ट्रिक्ट बारा, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा। तो प्राकृतिक वनस्पति के बारे में हम व्यवहार में तो हम नित्य हमारे आँखों के सामने देखते हैं। सैद्धांतिक तौर से हम इसका आज विश्लेषण करते हैं कि भारत में प्राकृतिक वनस्पति किस तरह की पाई जाती है और यहाँ पर पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसमें क्या विविधता है, वितरण कैसा है, अर्थात कहाँ कहाँ भारत में प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है और इस प्राकृतिक वनस्पति के भारत में जो पाई जाती है उसके कितने प्रकार है, अर्थात भारत में वनों का वर्गीकरण किस तरीके से है। तो इसका हम विस्तार से विश्लेषण करेंगे। जलवायु तथा उच्चावच की भिन्नताओं के कारण भारत में प्राकृतिक वनस्पति में बहुत विविधता मिलती है। हम पूर्ण रूप से व्यवहार में भी आप देख लें, प्रैक्टिकल तौर पर आप देख सकते हैं कि किसी क्षेत्र की भी जो प्राकृतिक वनस्पति है वह प्राकृतिक वनस्पति उस क्षेत्र की जो जलवायु, उच्चावच, मृदा, इन सब के योग के कारण ही विकसित होती है, जिसमें जलवायु का और मृदा का सबसे महत्वपूर्ण हाथ है। अर्थात मृदा, जलवायु और उच्चावच है वो किसी भी क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति को निर्धारित करती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो ये प्रभावित करने वाले मुख्य तत्व है। धरातल पर पाए जाने वाले पेड़, पौधे, घास, झाड़ियाँ, लताओं के समूह को वन कहा जाता है। तो प्राकृतिक वनस्पति है वो भी कई छोटे छोटे घास तिनके या पेड़ों से लेकर के और बड़े बड़े विशाल पेड़ों तक के जो समूह हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से हम प्राकृतिक वनस्पति के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। और भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है यह आर्द्र उष्ण कटिबंधीय वनस्पति से लेकर के और जो मरुस्थलीय वनस्पति है यहाँ तक की पाई जाती है। और भी हम विस्तार या बृहद पैमाने पर देखें तो विश्व में जितनी भी प्रकार की जलवायु है वो भारत में सभी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसके कारण भारत में सभी प्रकार की प्राकृतिक वनस्पति के वन हैं वो पाए जाते हैं। तो सामान्य संक्षिप्त शब्दों में मैं कहूँ तो भारत में मरुस्थलीय वनस्पति से लेकर के और टुंड्रा वनस्पति तक के अवशेष हैं या पेड़ हैं या प्राकृतिक वनस्पति है वो देखने को मिल जाती है। क्योंकि जहाँ एक तरफ हमारे पश्चिमी भाग में, भारत के पश्चिमी भाग में रेतीला मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, उसमें आपको मरुस्थलीय वनस्पति मिल जाएगी। और वहीं दूसरी तरफ हिमालय के जो उच्च भूभाग है, इन उच्च भूभागों में जो अल्पाइन वनस्पति है वो टुंड्रा क्षेत्र की या शीत कटिबंध की वनस्पति के रूप में आपको मिल जाएगी। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि भारत के अंतर्गत जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है वो टुंड्रा क्षेत्रों से लेकर के और मरुस्थलीय क्षेत्रों तक की जो जलवायु है उन सभी जलवायुओं की जो वनस्पति है भारत में देखने को मिल सकती है। भारत में 2015 की रिपोर्ट के अनुसार कुल भौगोलिक क्षेत्र के 21.24% भाग पर वन फैले हुए हैं। 21.34% भाग पर वन फैले हुए हैं। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति है या वन है उनका वर्गीकरण हम नीचे विश्लेषित करते जाएंगे एक एक। तो आओ हम देखते हैं कि भारत के जो
वन हैं उनका किस तरीक़ा से वर्गीकरण है, भारत के वनों का वर्गीकरण। भौगोलिक आधार पर वनों का वर्गीकरण कर इन्हें निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है, जिन्हें हम क्रम से देखते हैं। तो आइए हम एक एक करके और भारत की जो वन है या प्राकृतिक वनस्पति है उनके बारे में परिचर्चा करते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। भारत में जो प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, वन पाए जाते हैं, उनमें नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। आप इनके नाम विशेष से ही इनकी जो विशेषता है उनके बारे में परिचर्चा कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी पर जो जलवायु कटिबंध है उन्हीं के आधार पर जिन जिन क्षेत्रों में जैसी जलवायु है उन्हीं के आधार पर वहाँ पर उसी प्रकार की वनस्पति है वो निर्धारित हुई है, विकसित हुई है। उष्णकटिबंध हमारे भारत के जो कर्क रेखा से दक्षिण का जो भाग है वो उष्णकटिबंध के अंतर्गत आता है, जिसके कारण यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है वो उष्णकटिबंधीय है। साथ ही इस क्षेत्रों में जो वर्षा है वो अत्यधिक मात्रा में होती है, तो जिसके कारण जो वन है वो हर हमेशा सदाबहार रहते हैं, हरे भरे रहते हैं, जिनके कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। तो भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और वर्षा भी अधिक होती है, तो ऐसे वनों को हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब इन वनों में ऐसा नहीं है कि मैंने बताया आपको कर्क रेखा से दक्षिण की तरफ, तो कर्क रेखा से दक्षिण का तो भारत में प्रायद्वीपीय पठार संपूर्ण है, लेकिन प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र में समान वर्षा नहीं होती है। कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जो वृष्टि छाया प्रदेश है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर अत्यधिक वर्षा होती है, कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहाँ पर मानसूनी वर्षा होती है। तो जिस तरीक़ा की जो मानसूनी वर्षा है या अत्यधिक आर्द्र जलवायु है या वृष्टि छाया प्रदेश हैं, जिस तरह का क्षेत्र है उसी तरह की वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति है वो निर्धारित हुई है। तो उसी आधार पर जिन जिन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है और उन्हीं क्षेत्रों में ये प्राकृतिक वनस्पति है जिसे हम उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कह रहे हैं वो पाई जाती है। तो इसकी विशेषताएं हम सैद्धांतिक तौर पर देख लेते हैं। यह वन उन क्षेत्रों में मिलता है जहाँ पर तापमान 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास अर्थात 24 डिग्री सेल्सियस से कुछ अधिक हो और वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो। अब हम भारत की जलवायु का जब विश्लेषण करते हैं तो आप भारत के मानचित्र में निगाह दौड़ाएं या अवलोकित करें कि भारत के मानचित्र में ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो ऐसे जो क्षेत्र हैं 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले, उन्हीं क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जिन्हें हम उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन भी कहते हैं, ये पाई जाती है। ये वृक्ष सदैव हरे भरे दिखाई पड़ते हैं। इनकी लकड़ी काले रंग की तथा कठोर दिखाई देती है। इन वनों में जो मुख्य वृक्ष हैं वो हैं रबड़, महोगनी, एबोनी, ताड़, आबूनस, बांस आदि। ये वन भारत के अंतर्गत जो क्षेत्रीय वितरण है या उष्णकटिबंधों का जो क्षेत्रीय वितरण है, अर्थात भारत में ये वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये वन मुख्य रूप से पश्चिमी तटीय प्रदेश, पश्चिमी घाट पर्वत, उत्तर पूर्वी पर्वतीय प्रदेश या उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं उनमें और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वितरण पाया जाता है। अर्थात भारत में इन क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन है वो मुख्य रूप से भारत का जो पश्चिमी तट है उसके पास में पश्चिमी घाट पर्वत, और हम जलवायु देखते हैं तो इन्हीं क्षेत्रों में 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है, क्योंकि पश्चिमी घाट पर्वत है उससे सीधा ही दक्षिण पश्चिम मानसून है वो सीधा टकराता है और सीधा टकराने के कारण यहाँ पर 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा कर देता है और तापमान है वो भी उच्च रहता है। ऐसे ही दूसरी जो शाखा है वो गारो खासी जयंतिया, जो कि उत्तर पश्चिम के जो पहाड़ी राज्य है, पहाड़ी राज्य हैं, उन क्षेत्रों में होती है, जिसके कारण यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। अगला वन है मानसूनी वन। अब मानसूनी वन है
भारत में जो जलवायु है वो मुख्य रूप से मानसूनी जलवायु पाई जाती है, लेकिन इस मानसूनी जलवायु के अंतर्गत भी जो वन है उनमें वर्षा की जो मात्रा है उसके आधार पर वर्गीकरण विभिन्न भागों में हो जाता है या अन्य कई उप विभागों में हो जाता है। उनमें सबसे पहले हम देखते हैं आर्द्र मानसूनी वन, जहाँ पर वर्षा थोड़ी उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से तो कम लेकिन सामान्य तौर से अधिक होती है, उन क्षेत्रों में ये आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं। ये वन उन भागों में मिलते हैं जहाँ का वार्षिक तापमान 20 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है तथा औसत वार्षिक जो वर्षा है वो 100 से 200 सेंटीमीटर के मध्य होती है। ये वृक्ष एक विशेष मौसम में अपने पत्ता गिरा देते हैं। तो जो मानसूनी वन है वो बसंत ऋतु से के पहले अपने जो पत्ते हैं उनको गिरा देती है, जिनके कारण इन वनों को हम पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये कम सघन है। इन वनों में मुख्य रूप से जो वृक्ष पाए जाते हैं वो हैं सागौन, साखू, कुसुम, पलाश, शीशम, आंवला, चंदन, ये मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों का जो क्षेत्रीय विस्तार है तो आपको हम बता दें कि ये वन यदि हम एक त्रिभुजाकार रूप में जो प्रायद्वीपीय पठार है इसके वृष्टि छाया क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय पठार है ये भाग इन्हीं वनों के अंतर्गत आता है। तो राज्यों के तौर पर हम देख लेते हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय पठार है उसके उत्तरी जो कुछ भाग हैं जिनमें हमारा उत्तर का विशाल मैदान के कुछ राज्य हैं उनका भी भाग सम्मिलित किया जाता है। तो हम देख लेते हैं मुख्य रूप से कौन कौन से क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। ये वन छत्तीसगढ़ राज्य, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों में पाए जाते हैं। इन वनों में चंदन पाया जाता है और चंदन की लकड़ी सुगंधयुक्त होती है। चंदन की लकड़ी सुगंधयुक्त होती है। सागौन की जो वृक्ष हैं वो बहुमूल्य है और ये सागौन के वृक्षों की जो लकड़ी है इससे ही मुख्य रूप से फर्नीचर उद्योग है वो अच्छी तरह से चलता है, या फर्नीचर उद्योग के लिए यह लकड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है। अगला है शुष्क मानसूनी वन। इन वनों के पत्ते ग्रीष्म ऋतु में गिरने आरंभ हो जाते हैं। तो आपको अभी मैंने बताया था कि जो मानसूनी वन है उन वनों के अंतर्गत बसंत ऋतु से पहले, जिसे हम भारतीय जो ऋतु है उनके अनुसार तो बसंत ऋतु, और अंग्रेजी जो ऋतु हैं तो उनमें ग्रीष्म ऋतु, तो ग्रीष्म ऋतु से पहले अपने पत्ते गिरा देती है, जिसके कारण इसे हम पतझड़ वन भी कहते हैं। इन वनों के पत्ते ग्रीष्म ऋतु में गिरने आरंभ हो जाते हैं। यहाँ का जो तापमान है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। औसत वर्षा इन क्षेत्रों की 50 से 100 सेंटीमीटर होती है। शुष्क मानसूनी वन है वो भारत के अंतर्गत मुख्य रूप से पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। इन भागों में अधिकतर खेजड़ा, खेर, बबूल, महुआ, कीकर, नागफनी, खजूर आदि वृक्ष मिलते हैं। आपको बता दें कि राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो तो मरुस्थलीय वनस्पति के लिए जाना जाता है या मरुस्थलीय वनों के लिए जाना जाता है, लेकिन जो मरुस्थलीय क्षेत्र है या राजस्थान के पश्चिमी भाग के जो जिले हैं उनको छोड़ करके मध्य से लेकर के पूर्वी राजस्थान का जो भाग है वो शुष्क मानसूनी वनों के अंतर्गत ही सम्मिलित होता है। अगला है मरुस्थलीय वन। यहाँ अत्यधिक तापमान रहता है तथा वर्षा भी मात्र 50 सेंटीमीटर से कम होती है, और हम देखें तो राजस्थान के पश्चिमी जिलों में तो मात्र 25 सेंटीमीटर ही होती है। यहाँ पाए जाने वाले वृक्षों में नागफनी, बेर, खजूर, कैक्टस प्रमुख है। थार के मरुस्थल व दक्षिणी भारत के वृष्टि छाया जो क्षेत्र है उनमें
इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। वृष्टि छाया क्षेत्र है वो पश्चिमी घाट पर्वत के किनारे किनारे आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में विस्तृत है। तो इन क्षेत्रों में मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। नेक्स्ट है ज्वारीय वन। इन्हें डेल्टा वन या सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें डेल्टा वन या सुंदर वन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये वन डेल्टाई क्षेत्रों में ही अधिकतर पाए जाते हैं और इन वनों में सुंदरी नामक वृक्ष है। सुंदरी नामक वृक्ष के कारण ही इन वनों को सुंदरी वन कहा जाता है, क्योंकि सुंदरी वन की प्रधानता इन वनों में पाई जाती है। ये सदा हरे भरे रहते हैं। अन्य प्रकार के वृक्षों में मैंग्रोव के अलावा इन्हें मैनग्रोव वन भी कहते हैं और इनमें केवड़ा, नारियल, मोगरा, गोरडोल ये आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उनमें तो पाए ही जाते हैं, लेकिन विशेष तौर से गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य के जो डेल्टाई क्षेत्र है उनमें ये ज्वारीय वन मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि इन्हीं सुंदरी वनों में ही जो बंगाल टाइगर है वो विशेष तौर से पाया जाता है, जो कि यहाँ पर प्रसिद्ध भी है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। नेक्स्ट है पर्वतीय वन। पर्वतीय वनों को दो भागों में बांटा जाता है, क्योंकि भारत के अंतर्गत जो पर्वतीय वन है उन्हें दो भागों में बांटते हैं। पहला है पूर्वी हिमालय के वन, पूर्वी हिमालय के वन। दूसरा है पश्चिमी हिमालय के वन, पश्चिमी हिमालय के वन। पहले हम पूर्वी हिमालय के वनों के बारे में देख लेते हैं। पूर्वी हिमालय के जो वन हैं उन्हें जो पर्वतीय क्षेत्र के पाद हैं या पर्वतीय पद या निम्न भूभाग है उनसे लेकर के ऊंचाई की ओर जैसे जैसे बढ़ते, तो यहाँ पर हमारे पहले आपको बताया मैंने कि विश्व की संपूर्ण जो जलवायु है वो भारत में पाई जाती है और विभिन्न प्रकार के जो वन हैं वो भी भारत में पाए जाते हैं। तो वो ऊंचाई में बढ़ने के साथ साथ ही वनों में जो विविधता पाई जाती है उन्हीं के कारण यहाँ पर वर्गीकरण हुआ है। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय वन, उसके बाद में और ऊंचाई पर हम चलते हैं तो यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, और थोड़े ऊंचाई पर चलते हैं तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन आपको मिल जाएंगे, और उनसे भी ऊपर आप चलोगे अर्थात 5000 मीटर से ऊपर जो वन पाए जाते हैं जिन्हें हम अल्पाइन वन कहते हैं, और इनसे भी ऊपर आप चलोगे तो बिल्कुल ही जो ध्रुवीय वनस्पति है या टुंड्रा वनस्पति है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो पूर्वी हिमालय के जो वन हैं इनमें ऊंचाई के कारण या ऊंचाई में जो उच्चावच विविधता है उसके कारण यहाँ पर वनों में भी विविधता पाई जाती है। अब है पश्चिमी हिमालय के वन। पश्चिमी हिमालय में अर्ध उष्णकटिबंधीय वन, इनसे ऊंचाई की ओर बढ़ते थोड़े से तो शीतोष्ण कटिबंधीय वन मिलते, और इनसे भी अधिक ऊंचाई पर बढ़ते हैं तो जिस तरीक़ा से पूर्वी हिमालय में हमारे वन पाए जाते हैं अधिक ऊंचाई पर जो अल्पाइन वन है या शीत कटिबंधीय वन है वही वन यहाँ पर भी पाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हिमरेखा है वो पूर्वी हिमालय की बजाय थोड़ी अधिक ऊंची है। अब वन संसाधनों से भारत के अंतर्गत जो वन पाए जाते हैं उनसे हमें क्या लाभ है। संपूर्ण भारत में वनों के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। जगह जगह वृक्षारोपण, पर्वतीय भागों में वनारोपण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। यदि भारतीय जनमानस अपने बच्चों के समान देखभाल करे तो अनेक लाभ मिलेंगे। वनों से देश की अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष लाभ मिलते हैं। तो वनों से भारत के अंतर्गत जो लाभ है, मुख्य लाभ है, उनको हम दो वर्गों में विभाजित करके नहीं स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है प्रत्यक्ष लाभ और दूसरा है अप्रत्यक्ष लाभ। तो पहले हम प्रत्यक्ष लाभ को देख लेते हैं। प्रत्यक्ष लाभ के अंतर्गत है पहला राष्ट्रीय आय में वृद्धि। देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें
भारतीय वन संसाधनों के कारण काफ़ी वृद्धि होती है, क्योंकि वर्तमान में देश की आय का लगभग 2% भाग अर्थात 4 करोड़ के समान लगभग समान रुपये वनों से ही मिलते हैं, जो कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करते हैं। दूसरा है ईंधन। तो भारत के अंतर्गत ईंधन की विशाल जनसंख्या के सामने ईंधन की समस्या रहती है, तो वनों से ही सूखी लकड़ी प्राप्त हो जाती है। इसलिए भारत में ये वनों से प्रत्यक्ष लाभ के रूप में आप ईंधन को देख सकते हैं, क्योंकि भारतीय ईंधन खासकर ग्रामीण जनों का मुख्य ईंधन का कार्य करती है और ये वनों से ही प्राप्त होता है। नेक्स्ट है व्यवसाय का स्रोत। भारत के अंतर्गत वन लगभग 60 लाख व्यक्तियों को व्यवसाय प्रदान करते हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय प्रदान कर देते हैं। फिर है औद्योगिक कच्चा माल की आपूर्ति। भारत में काफ़ी सारे ऐसे उद्योग हैं, जैसे कागज़ उद्योग है, फर्नीचर उद्योग है, ये आपको लकड़ी पर ही आधारित है और ये प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है, जिसके कारण यहाँ पर भारत के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वन संसाधन है वो कच्चे माल की आपूर्ति करते हैं। अब इन मुख्य उद्योगों के अंतर्गत हम देखते हैं लाख, बीड़ी, कागज़, प्लाईवुड, रबर, रेशम, फर्नीचर उद्योगों के लिए वन संसाधन है वो कच्चा माल प्रदान करता है। वनों से मिलने वाली जड़ी बूटियों से अनेक प्रकार की दवाइयाँ बनाई जाती है, अर्थात जो दवाई उद्योग है वो भी वनों पर ही आधारित है। अब देखते हैं हम अप्रत्यक्ष लाभ। तो अप्रत्यक्ष लाभों के अंतर्गत वनों से हमें या भारतीय क्षेत्र में जो लाभ मिलता है अप्रत्यक्ष रूप से, उनमें सबसे पहले है वनों के कारण ही बाढ़ एवं मिट्टी के कटाव से बचाव किया जा सकता है। भारत में बृहद पैमाने पर वनों से ही बाढ़ से बचाव होता है और मिट्टी के कटाव से भी बचाव होता है। वन वर्षा को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण भारत में बृहद मात्रा में वर्षा होती है और हम देखते हैं कि जहाँ पर हम प्राकृतिक वनस्पति है वो अधिक पाई जाती है, वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है, और जहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति कम पाई जाती है वहाँ पर वर्षा भी कम होती है, जिसका आप प्रत्यक्ष उदाहरण भारत में ही विभिन्न क्षेत्रों से तुलनात्मक रूप से कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि हमारे थार के मरुस्थल में कम वनस्पति पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पर जो वर्षा है वो भी कम ही होती है। वहीं दूसरी ओर जो पूर्वोत्तर राज्य है उनमें प्राकृतिक वनस्पति अधिक पाई जाती है, जिसके कारण वहाँ वर्षा भी अधिक होती है। इसी तरीक़ा से जो पश्चिमी घाट पर्वत है यहाँ पर भी वर्षा जो वन क्षेत्र है वो अधिक पाया जाता है, तो वहाँ पर वर्षा भी अधिक होती है। हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि ये एक दूसरे के पूरक है। वर्षा और वन, जलवायु और वन एक दूसरे के बिना दोनों का अस्तित्व नहीं है। दूसरा है वनों से किसी भी क्षेत्र का तापमान है वो नियंत्रित होता है। रेगिस्तान के विस्तार को वनों के द्वारा ही रोका जा सकता है, अर्थात रेगिस्तान का जो विस्तार है उन्हें वृक्ष लगाकर रोका जा सकता है। वनों से मिट्टी में और शक्ति बनाए रखी जा सकती है। वन है मानव के लिए मनोरंजन एवं पर्यटन के स्थल होते हैं, तो काफ़ी जो मनोरम दृश्य है, प्राकृतिक दृश्य है, या घूमने के लिए हम जाते हैं या मानसिक शांति है, उनके लिए भी हमें वनों से प्रत्यक्ष लाभ होता है। और भारत के अंतर्गत बृहद पैमाने पर देशी और विदेशी पर्यटक है वो प्राकृतिक क्षेत्रों में पर्यटन के लिए जाते हैं। तो मैं आशा रखता हूँ कि आज हमने भारत के जो वन संसाधन है या प्राकृतिक वनस्पति है उनके बारे में विस्तार से चर्चा की है और आप अच्छी तरह से इसे समझ सकेंगे। धन्यवाद।